Hello everyone. So this is the third and final part of excreted products and their elimination from NCERT निचोड़ by नीट काका जी. So आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है मिक्चुरेशन, रोल्स ऑफ लंग्स, लिवर एंड स्किन इन एक्सक्रीशन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस and finally the disorders of circulatory system. So let's start with micturition. Gradual filling of urinary bladder causes stretching. As a result, stretch receptors on its wall send impulses to CNS. So जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर का फिलिंग होगा उसमें कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, तो उसका स्ट्रेचिंग के कारण CNS में इम्पल्स जाएगा. Now the CNS pass on motor message. It cause the contraction of smooth muscle of the bladder and the simultaneous relaxation of urethral sphincter. It results in micturition, that is release of urine. तो जब CNS के पास इंफॉर्मेशन जाएगा स्ट्रेच रिसेप्टर के थ्रू, तो CNS कुछ मोटर इम्पल्स पास करेगा विच कॉजेज टू इंपॉर्टेंट फंक्शन. यहाँ पे भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और नेगेटिव कर देते हैं. तो कौन से मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा और कौन से मसल का रिलैक्सेशन होगा, ये ध्यान से देखो. इट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा और यूरिथ्रल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन होगा, जिसके कारण देयर इज अ रिलीज ऑफ यूरिन विच इज कॉल्ड मिक्चुरेशन. द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग मिक्चुरेशन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स. An adult human excretes 1 to 1.5 liters of urine per day, which contains 25 to 30 ग्राम of urea. तो ये दोनों क्वेश्चन ही आता है कि पर डे यूरिन का कितना वॉल्यूम एक्सक्रीट होता है और उसमें यूरिया का कितना अमाउंट होता है. यूरिन इज लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड, स्लाइटली एसिडिक, दैट इज pH 6 एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ओडर. तो यूरिन का कलर क्या होता है, उसका वाटर कंटेंट क्या होता है, उसका एसिडिक नेचर क्या है, pH क्या है और उसका ओडर क्या है, ये सारी बात तुमको याद रहना चाहिए, खास करके उसका pH, दैट द pH ऑफ यूरिन इज 6. वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन. मतलब बहुत सारे डिसऑर्डर्स में यूरिन का जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो जाता है. एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी. मतलब यूरिन के क्लिनिकल डायग्नोसिस से हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और किडनी के माल फंक्शनिंग को पता लगा सकते हैं. एग्जाम्पल, ग्लाइकोसूरिया, that is presence of glucose, and ketonuria, that is presence of ketone bodies in urine, indicates diabetes mellitus. Please don't confuse it with diabetes insipidus. So ये हमारा diabetes mellitus है जिसका characteristic symptom है glycosuria and ketonuria. Now, what is the role of lungs, liver, and skins in excretion? So lungs, it remove CO2 around 200 ml per minute and water. Liver secretes bile containing bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroids, hormone, vitamins and drugs. Most of them pass out with digestive wastes. तो ये सारे बात को याद रखना कि लिवर का क्या क्या हमारा एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होता है. आंसर इज बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड, विटामिन एंड ड्रग. ये 6 के 6 तुमको एज इट इज रटे होने चाहिए. और इसका एक्सक्रीशन कैसे आता है बाहर? इट कम अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेस्ट. स्किन विच इंक्लूड स्वेट ग्लैंड एंड सीबेसियस ग्लैंड. Sweat contains water, NaCl, small amount of urea and lactic acid. Primary function of sweat is to give a cooling effect on the body surface. Sebaceous gland excrete sterols, hydrocarbon, waxes, etc. through sebum. Sebum provides a protective oily covering for the skin. And finally the saliva, which eliminates small amount of nitrogenous wastes. यहाँ पे इन सारे फैक्ट्स में से कुछ भी समझाने का नहीं था, सब कुछ याद करने का है. मैंने बता दिया है, हाईलाइट भी कर दिया है, तो तुम उसको याद कर लेना. नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. सो किडनी का हमारा जो फंक्शनिंग है वो कैसे रेगुलेट होता है? तो इट इज़ डन बाय द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग हाइपोथैलेमस, JGA, दैट इज juxtaglomerular apparatus, एंड द हार्ट. चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन एक्टिवेट ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी. मतलब जब भी हमारे ब्लड में ब्लड का वॉल्यूम या फिर बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम चेंज होगा तो बॉडी के ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएंगे. फर्स्ट इज रेगुलेशन बाय EDH, that is antidiuretic hormone, also known as vasopressin. When the body fluid level decreases, the osmoreceptor stimulate hypothalamus to release antidiuretic hormones, ADH. It stimulates water reabsorption from the DCT and collecting duct. Again, DCT and collecting duct. Thus, ADH, that is antidiuretic hormone, prevents diuresis and increases body fluid volume. मतलब जब भी हमारे बॉडी में फ्लूइड का लेवल डिक्रीज होगा तुरंत ही ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएंगे, वो सिग्नल भेजेंगे हाइपोथैलेमस को. हाइपोथैलेमस तुरंत ही एंटी डायूरेटिक हार्मोन का रिलीज करवाएगा और एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा, वो तुरंत एक्ट करेगा DCT और कलेक्टिंग डक्ट में और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, दस प्रिवेंटिंग डायूरेसिस, दैट इज रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर एंड दस इंक्रीजिंग बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम. तो नाउ इंक्रीज इन फ्लूइड वॉल्यूम, अगर इसका उल्टा हुआ, अगर बॉडी में फ्लूइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो क्या होगा? तो इट स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर एंड सप्रेस ADH रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक. तो इसका जस्ट अपोजिट होगा. अगर कमी है हमारे बॉडी में फ्लूइड्स की तो ऑस्मोरिसेप्टर ADH को सिक्रीट करेगा और अगर फ्लूइड एक्सेस में है तो वो उसके फीडबैक को सप्रेस करेगा, मतलब ADH की रिलीज को सप्रेस करेगा.
ADH constricts blood vessel resulting in increase in BP. This increases the glomerular blood flow and GFR. मतलब ADH एक और काम करता है, वो ब्लड वेसल्स के डायमीटर को नैरो कर देता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब तुम खुद दिमाग लगाओ कि अगर कोई वेसल है, जैसे कि हमारा ब्लड वेसल है, वैसा मान लो कोई कॉमन पाइप है, अगर उसके डायमीटर को हम नैरो कर दें तो प्रेशर बढ़ जाएगा। उसी तरह से जब हमारा ADH ब्लड वेसल के डायमीटर को नैरो करता है तो ब्लड का प्रेशर उसमें बढ़ जाता है। दिस इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड GFR। अब क्योंकि BP बढ़ा तो हमारा GFR भी बढ़ जाएगा, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर मिनट। Second type of regulation is regulation by JGA, that is juxtaglomerular apparatus, also known as renin-angiotensinogen mechanism. The JGA, that is juxtaglomerular apparatus, is a sensitive region formed by the cellular modification of DCT and the afferent arteriole at the location of their contact. Very 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 important question. तुमसे ये पूछ लेगा कि JGA, that is juxtaglomerular apparatus का लोकेशन क्या है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसको बहुत ही अच्छे से याद रखना that it is present at the contact location of DCT and afferent arteriole. JGA regulates GFR, मतलब juxtaglomerular apparatus भी हमारा glomerular filtration rate को कंट्रोल करता है। सो कैसे? A fall in glomerular blood flow, that is glomerular blood pressure or GFR, activates the JG cell to release renin. Renin convert angiotensinogen in blood into angiotensin first and further into angiotensinogen second. तो जैसे ही हमारा GFR घटा तो जो हमारा JG सेल है वो रेनिन रिलीज करेगा। अब रेनिन क्या होता है? तो रेनिन एक तरह का हार्मोन है जो कि एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में और फिर उसको एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में कन्वर्ट करेगा। और एंजियोटेंसिनोजन सेकंड एक बहुत ही पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। एंजियोटेंसिनोजन 2 परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। First, it increases glomerular blood pressure and thereby GFR, and second, it activates adrenal cortex to release aldosterone. Aldosterone causes reabsorption of sodium ion from the distal parts of the tubule. This also leads to an increase in the GFR. तो चलो अब इसी बात को एक छोटे से फ्लो चार्ट से समझते हैं। फर्स्ट इज फॉल इन GFR। जैसे ही हमारा GFR गिरा, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ, तो JG सेल एक्टिवेट हो जाएगा। JG सेल मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। वो JG सेल एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम कहते हैं रेनिन, RENIN, डबल NIN नहीं, RENIN, विच इज अ हार्मोन विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट। अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन सेकेंड में। एंजियोटेंसिन सेकेंड एक बहुत ही पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है और ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन करेगा। फर्स्ट, डायरेक्टली वो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा और सेकेंड, वो एड्रेनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेगा। अब एड्रेनल कॉर्टेक्स एक बार एक्टिवेट हो गया तो फिर वो एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करेगा और एल्डोस्टेरॉन फिर सोडियम आयन और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, जिससे अगेन हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सो इन ऑल एंजियोटेंसिनोजन का एक इंपॉर्टेंट एम है कि वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। तो उसके लिए या तो वो डायरेक्टली हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ा दे और नहीं तो वो एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करा के फिर वो सोडियम आयन और वाटर को एब्जॉर्ब करा के पैसिव वे से हमारा BP को बढ़ाए। सो द नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन इज बाय ANF, that is atrial natriuretic factor. So ANF check on the renin angiotensinogen mechanism. अब जो भी हमारा renin angiotensinogen mechanism था, जिसको हम RAS mechanism भी कहते हैं, एक ही एम था कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है। पर अगर ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो क्या होगा? तो an increase in blood pressure to the atria of the heart causes the release of atrial natriuretic factor. मतलब अगर हमारे हार्ट के एट्रिया में ऑलरेडी ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज है तो हार्ट एक हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं ANF, that is atrial natriuretic factor. ANF causes vasodilation, that is dilation of blood vessels and thereby decreases the blood pressure. मतलब ANF क्या करेगा? तो वो जो ब्लड वेसल है उसको डायलेट करेगा एंड देयरबाय हमारा जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया था वो फिर से डिक्रीज होकर नॉर्मल स्टेट में आ जाए। नाउ कमिंग टू द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। फर्स्ट इज यूरेमिया, accumulation of urea in blood due to malfunction of kidney. It leads to kidney failure or renal failure. सो एक वर्ड में याद रखो, यूरेमिया मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। सेकेंड, रीनल कैलकुली और कैलकुलाई, स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट दैट इज ऑक्सलेट्स फॉर्म विद इन द किडनी। सो अगर हमारे किडनी के अंदर कुछ मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट जैसे कि ऑक्सलेट फॉर्म हो रहे हैं तो उस कंडीशन को हम कहेंगे रीनल कैलकुलाई। थर्ड, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब किसी भी वर्ड के आगे अगर आइटिस लग जाए उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। सो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। Now, hemodialysis. It is a process of removal of urea in patient with uremia. मतलब अगर किसी पेशेंट के ब्लड में यूरिया का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो उसको हम रिमूव करेंगे एक आर्टिफिशियल प्रोसेस से जिसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। द डायलाइजिंग यूनिट आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाय डायलाइजिंग फ्लूइड। मतलब आर्टिफिशियल किडनी जिसको हम डायलाइजिंग यूनिट कहते हैं, कॉइल्ड सेलोफेन का ट्यूब होता है सराउंडेड बाय डायलाइजिंग फ्लूइड।
It has same composition of plasma except nitrogenous waste. That is, the composition of dialyzing fluid is equivalent to that of plasma except nitrogenous wastes. Blood drained from a convenient artery is pumped into the dialyzing fluid, that is artificial kidney, after adding anticoagulant like heparin. So जो पेशेंट है उसके एक कन्वीनियंट आर्टरी से हम ब्लड को निकालते हैं, उसमें हम एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन को मिलाते हैं और उसको हम फिर डायलाइजिंग यूनिट दैट इज आर्टिफिशियल किडनी में डाल देते हैं. Cellophane membrane of the tubes allows the passage of molecule based on concentration gradient. तो जो हमारा डायलाइजिंग यूनिट है, आर्टिफिशियल किडनी है, उसका जो टिब्यूल है, मेम्ब्रेन है, वो पोरस है, तो उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू मॉलिक्यूल मूव करता है. एज नाइट्रोजनस वेस्ट्स आर एब्सेंट इन डायलाइजिंग फ्लूइड, दीज सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट. कहाँ से मूव आउट करेगा? पेशेंट के ब्लड से. और कहाँ जाएगा वो? डायलाइजिंग फ्लूइड में जाएगा, देयर बाई क्लियरिंग द ब्लड. सो ये पूरा प्रोसेस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे हो रहा है. जो हमारा पेशेंट का ब्लड है उसमें यूरिया है और जो हमारा डायलाइजिंग फ्लूइड है उसका कंपोजिशन एकदम एग्जैक्ट प्लाज्मा के ऐसा है, बस उसमें यूरिया नहीं है. तो अब यूरिया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में फ्लो करेगा, मतलब पेशेंट के ब्लड से निकल के वो इस डायलाइजिंग यूनिट में चला जाएगा, जिसके कारण जो हमारा मेन एम था कि पेशेंट के ब्लड से यूरिया को रिमूव करना, वो फुलफिल हो गया है. Thus, the purified blood is pumped back to the body through a vein after adding antiheparin to it. तो अब जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो पेशेंट को हम अगेन वापस कर देंगे थ्रू वेन. हम उस निकाले कहाँ से थे? आर्टरी से, और उसके बाद उसमें हेपेरिन मिलाए थे, और जब हम डालने जा रहे हैं तो हम ब्लड को तो हम वेन में डालेंगे आफ्टर एडिंग एंटीहेपेरिन. किडनी ट्रांसप्लांटेशन. इट इज़ द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर्स. अ फंक्शनिंग किडनी इज टेकन फ्रॉम अ डोनर. मतलब अगर किसी पेशेंट में एक्यूट किडनी फेलियर हो गया है तो उसका एक ही सॉल्यूशन बचता है, दैट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन. और वो ट्रांसप्लांटेशन के लिए किडनी हमें एक सुटेबल डोनर से मिलता है. It is better to receive kidney from a close relative to minimize chances of rejection by the immune system of the host. और हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि कोई भी ऑर्गन का अगर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है तो पेशेंट अपने क्लोज रिलेटिव से वो ऑर्गन ले, ताकि उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज वाले चैप्टर में ये भी दिया गया है कि जो ऑर्गन रिजेक्शन होता है वो हमारा सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम करवाता है. तो इसी के साथ हमने ये पूरा चैप्टर दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन कंप्लीट कर लिया है फ्रॉम दिस समराइज्ड बुक दैट इज एनसीईआरटी निचोड़. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के फर्दर चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.